हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर ए। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आज का सेट वन ऑफ द बेस्ट सेट होने वाला है कंप्यूटर का, हमारे द्वारा जो कराए गए हैं। क्योंकि आज के इस सेट पे हम लोग नई अप्रोच से पढ़ेंगे और आज का पेपर सेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि इस प्रैक्टिस सेट से जूनियर असिस्टेंट में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर आने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है? कह रहा है कि जो ओएसआई मॉडल होता है, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के लिए एक डेटा रूट बनाता है, मतलब डेटा के लिए रास्ता तैयार करता है। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क लेयर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। अब ये ओएसआई मॉडल है क्या? ओएसआई मॉडल की कौन-कौन सी कितनी लेयर होती हैं और किस लेयर का क्या काम है? ये सीखेंगे। और अगर ओएसआई मॉडल से कोई प्रश्न आता है तो आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे यहीं से आएगा। ये 100% यहीं से आएगा अगर जो भी आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओएसआई मॉडल क्या है और ओएसआई मॉडल का काम क्या है कंप्यूटर में। एक बात याद रखना, ओएसआई मॉडल का संबंध नेटवर्क से है। ये की पॉइंट है, ठीक है? अगर सपोज दैट आप कुछ नहीं जान पा रहे हो ओएसआई मॉडल के बारे में, तो यदि नेटवर्क शब्द जुड़ा हुआ है ओएसआई मॉडल का, तो इसका मतलब है कि ओएसआई मॉडल से रिलेटेड वो प्रश्न है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल का संबंध नेटवर्क से है, इस बात को याद रखेंगे। या यूं कहें, ओएसआई मॉडल जो है वो नेटवर्क चैप्टर का एक टॉपिक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये हम समझते हैं कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है। ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म की हम बात करें तो ओ से आपका ओपन, एच से आपका सिस्टम और आई से है इंटर कनेक्शन और मॉडल। तो ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ये बात समझ में है, इसको याद रखेंगे। अब ओएसआई मॉडल का काम क्या है, ये क्या कार्य करता है, ये क्या चीज़ को बताता है? तो ओएसआई मॉडल यह बताता है कि एक कंप्यूटर में से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से की सूचना नेटवर्क माध्यम से, अगेन फिर किससे? नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कैसे जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर माने कि ये एक कोई कंप्यूटर है, एक ये दूसरा कोई कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की एप्लीकेशन कोई होगा, उसकी सूचना इस कंप्यूटर में कैसे जाती है और किसके थ्रू? ये सारी की सारी सूचना किसी नेटवर्क के थ्रू जा रही हैं। तो ओएसआई मॉडल यही बताता है कि एक कंप्यूटर की सूचना दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के माध्यम से कैसे जाती है, ये कौन बताता है? ये ओएसआई मॉडल बताता है। समझ में आया कि ओएसआई मॉडल क्या है? अब ये भी पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर होती हैं? तो ओएसआई मॉडल की 7 लेयरें हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ओएसआई मॉडल की 7 लेयरें होती हैं, इस बात को याद रखेंगे। और प्रत्येक लेयर एक विशिष्ट फंक्शन या एक विशिष्ट कार्य करती है। अब ओएसआई मॉडल की वो 7 लेयरें कौन-कौन सी हैं और किस लेयर का क्या काम है? ये देखते हैं और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है और ये जो प्रश्न है वो उसी लेयर से पूछा गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ओएसआई मॉडल की 7 लेयरें। 7 लेयरें यहाँ से स्टार्ट होती है फिजिकल से, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएँगे। तो सबसे पहली लेयर होती है आपकी फिजिकल लेयर, दूसरी होती है आपका डेटा लिंक लेयर, तीसरी आपकी लेयर है नेटवर्क लेयर, चौथी है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी लेयर सेशन लेयर, छठी लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और सातवीं यानी कि आखिरी जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। ये सातों लेयर इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस सीक्वेंस से। इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है जो शायद कहीं ना मिले, और ट्रिक ऐसी मजा आ जाएगा क्योंकि ट्रिक वही होनी चाहिए जिसका कोई सेंस हो। अभी ट्रिक बताएँगे। तो सबसे पहले एक बार फिर हम लोग रिवीजन करते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल की। क्लियर हुआ? इन 7 में से ये पहली वाली 3 लेयर होती हैं। पहली जो 3 लेयर यानी कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इनको मीडिया लेयर भी कहते हैं, ये याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न सीधा-सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन-सी लेयर मीडिया लेयर है या नहीं है। और ऊपर की जो 4 होती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये आपकी होस्ट लेयर कहलाती हैं। ये रिसीवर और सेंडर के बीच में काम करती हैं। इतनी बात समझ में आई? फिजिकल लेयर में बिट्स होती हैं, ये याद रखेंगे। डेटा लेयर में आप फ्रेम्स का याद रखेंगे। नेटवर्क लेयर पैकेट्स। ट्रांसफर लेयर जो होती है वो आपकी सेगमेंट का काम करती है, सेगमेंट यहाँ से याद रखेंगे। बाकी ऊपर की 3 लेयरें ये डेटा से संबंधित होती है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है?
अब किस लेयर का क्या काम होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर आधारित है, इस बात को याद रखेंगे। ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है? आपकी एप्लीकेशन लेयर है। यह लेयर ईमेल सेवाएं, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? ईमेल सेवाएं, फाइल ट्रांसफर सेवाएं और निर्देशिकाएं सेवाएं प्रदान करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है? ईमेल सेवा देती है, या फाइल ट्रांसफर सेवाएं देती है, या निर्देशिकाएं सेवा देती है, और भी कई सेवाएं से संबंधित प्रश्न आता है तो वो आपकी ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर देती है। ये बात समझ में है। दूसरी छठी लेयर की बात करें हम, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब क्या कार्य है ये देखते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर के बीच, नेटवर्क कंप्यूटर का मतलब है जो भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। नेटवर्क का मतलब क्या है? एक दूसरे से जुड़ना। तो नेटवर्क कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए प्रारूप निर्धारित करता है कौन? आपका प्रेजेंटेशन लेयर। समझ में आया? डेटा को आदान प्रदान एक्सचेंज करना है तो कौन एक प्रारूप या फॉर्मेट तैयार करता है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर करता है, याद रखेंगे। इसके बाद की हम बात करें सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब है सेशन, सेशन का मतलब सत्र, है ना? जैसे कि आप पार्लियामेंट के सेशन बैठते हैं, ऐसे ही इसका काम क्या है? इसका उपयोग सत्रों यानी कि सेशन की स्थापना करना, उनका प्रबंधन करना और समाप्ति के लिए किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक तो सेगमेंट याद रखेंगे, ये एप्लीकेशन लेयर को सेवाएं देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर को सेवाएं देता है और नेटवर्क लेयर से सेवाएं लेता है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर एप्लीकेशन लेयर को सेवा देता है? ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और कौन नेटवर्क लेयर से सेवाएं लेता है? वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर? दूसरा इसका मेन काम क्या है? ये दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन द्वारा, दो कंप्यूटरों के बीच यहाँ पर ये कम्युनिकेशन द्वारा डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक, कम्युनिकेशन द्वारा डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर कौन करता है या ट्रांसमिट करता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है आपका नेटवर्क लेयर। यह लेयर डेटा का को स्रोत से गंतव्य तक ले जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता निर्धारित करता है, ये जो प्रश्न पूछा गया था। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है? एक अच्छा रास्ता बना देता है, प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है कि भैया डेटा इस रास्ते से आप जाओ, है ना? तो यह लेयर डेटा को स्रोत से मतलब जहां से डेटा आ रहा है, और गंतव्य तक यानी कि जहां डेटा जाना है उसके लिए एक मार्ग, एक रास्ता तैयार करता है कौन? नेटवर्क लेयर। ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डेटा लिंक लेयर, जो आप फ्रेम से संबंधित है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि फिजिकल लेयर के ऊपर डेटा का स्थानांतरण त्रुटि रहित एक नोड से दूसरे नोड में हो पा रहा है या नहीं। यानी कि डेटा लिंक ये देखता है कि जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर के ऊपर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सही से हो पा रहा है या नहीं, गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है। इस चीज को डेटा लिंक देखता है। क्लियर है? नेक्स्ट लेयर है आपकी, जो कि पहली लेयर है। ओएसआई मॉडल की सबसे निचली लेयर या पहली लेयर बोले तो ये आपकी क्या है? फिजिकल लेयर है। ये बिट्स में काम करती है। इस लेयर में सूचना बिट्स के रूप में होती है, इस बात को याद रखेंगे। यह लेयर वास्तविक संयोजन के लिए जिम्मेदार है। तो वास्तविक संयोजन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? आपकी फिजिकल लेयर होती है, नाम में ही आ रहा है ना, फिजिकल कनेक्शन बैठालती है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होती है आपकी कौन? फिजिकल लेयर, इस बात को याद रखेंगे। अब इन लेयरों को नीचे से ऊपर कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक बनाई है हमने, तो हमने सोचा कि एक ट्रिक भी बनाई जाए। तो याद रखेंगे कि पीएचडी नेता से पाप, है ना, पीएचडी नेता से पाप हो गया, ऐसे करके याद रखना। तो पीएचडी नेता से पाप, एक सेंटेंस बन रहा है ना, पीएचडी नेता, कोई नेता है जो पीएचडी किए हो, उससे पाप हो गया है ना। तो पीएचडी नेता से पाप। पीएच का मतलब है यहाँ पर फिजिकल, डी से आपका डेटा लिंक, एटलीस्ट ट्रिक आप क्लिक कर जाएंगे तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एनई से आपका है नेटवर्क लेयर, टीए का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, से आपका सेजन लेयर, इस पी से आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और एपी से आपका एप्लीकेशन लेयर, है ना। ठीक ठीक ट्रिक क्लियर है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ओएसआई मॉडल से संबंधित ये समस्या समझ में आ गई होगी। क्या होता है ओएसआई मॉडल, क्या इसका काम है, किस लेयर का, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम आईएसओ जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा वर्ष 1984 में ओएसआई मॉडल को अपनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है
कि आईएसओ जो है वो ओएसआई मॉडल को कब अपनाया? 1984 को। क्लियर है? याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो डिटेल थी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में, ये जो प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाएं थीं, में आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया है। जो पहले प्रोग्रामिंग भाषाएं बनाई गई थीं, उसमें जो आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमान हैं, उनके लिए आधार बनी। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के लिए सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के लिए सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, कौन सी विशेषता पूछा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आयोग ने जो दिया था वो है डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या और ये डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी क्या है। तो अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये समझेंगे तब जाके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम ओओपी कहते हैं। आखिर अभी हमने यही अप्रोच बनाया कि हमारे माइंड में जो क्वेश्चन क्लिक हो रहा था कि आखिर ये है क्या, उसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया। अब आत ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ओपीपी है क्या, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और हम लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा। तो समझते हैं कि ओओपी, ओओपी का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग विधि है, एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग मेथड है, जिसमें प्रोग्राम को वस्तुओं यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट या वस्तु के रूप में डिजाइन किया जाता है इस मेथड में। ये ऑब्जेक्ट्स डेटा और उस पर करने वाले मेथड्स को एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया कि ओपीपी एक प्रोग्रामिंग विधि है जिसमें प्रोग्राम को वस्तुओं के रूप में डिजाइन किया जाता है और ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये डेटा और उस पर करने वाले मेथड को जोड़ता है। ठीक, डेटा और उसमें हमने क्या मेथड किया, उनको एक साथ जोड़ता है कौन? ओपीपी। अब बात समझ में आया कि ओपीपी क्या है। अब ये जो ओपीपी है, ओपीपी की विकास से जुड़ी हुई विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न यहीं से पूछा गया था। तो ओपीपी की एक विशेषता आपकी है डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन है क्या, ये समझते हैं। डेटा का इन माने अंदर करना, कैप्सुलेशन, कैप्सूल जानते हैं ना किस तरह से होता है। कैप्सूल कुछ इस तरह से कैप्सूल होते हैं ना, कि उस कैप्सूल के अंदर कई चीजें भरी होती हैं। जब हम मेडिसिन वाला कैप्सूल लेते हैं तो कैप्सुलेशन का मतलब यही है कि किसी कई सारी चीजों को एक में इकट्ठा करना। देखते हैं कि डेटा इनकैप्सुलेशन क्या है। डेटा और उससे जुड़े फंक्शन को, डेटा और उससे जुड़े फंक्शन को एक यूनिट के भीतर समेट लेना। ठीक, किसी एक यूनिट के भीतर समेट लेना है ना। जैसे कैप्सूल में इसका इसकी सारी दवाएं अंदर समेट देते हैं या फिल कर देते हैं, उसे हम डेटा इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया डेटा इनकैप्सुलेशन क्या है। डेटा और उससे जुड़े हुए जितने भी फंक्शन है या विधियां हैं, उनको एक यूनिट में समेट लेना आपका डेटा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्योंकि डेटा इनकैप्सुलेशन में सभी चीज़ों को एक साथ समेट कर रख दिया है, पैक कर दिया है किसी में, तो ये गोपनीयता सुनिश्चित करता है। डेटा इनक्रिप्शन क्या करता है? डेटा इनकैप्सुलेशन आपकी गोपनीयता को सुनिश्चित करता है। ये बात ठीक है, याद रखेंगे। अब डेटा इनकैप्सुलेशन में क्या है कि कोई बाहरी कोड केवल उन मेथड्स के माध्यम से डेटा तक पहुंच सकता है जिन्हें क्लास के अंदर परिभाषित किया गया है। कोई बाहरी व्यक्ति या कहें कोई बाहरी कोड तभी उस डेटा इनक्रिप्शन में पहुंच सकता है जब हमने उसको पहले से ही डिफाइन किया हो। ठीक है, याद रखेंगे। अब दूसरा टर्म आया था मॉड्यूलरिटी, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया था, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या है आप समझ चुके हैं, ओपीपी क्या है ये समझ चुके हैं, और आपको मॉड्यूलरिटी समझना है कि क्या है। मॉड्यूलरिटी की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम को स्वतंत्र और पुनः प्रयोज्य घटकों में विभाजित किया जाता है। जो प्रोग्राम है उसको स्वतंत्र एवं पुनः प्रयोज्य घटकों में, घटकों का मतलब मॉड्यूल में विभाजित किया जाता है। इससे कोड मेंटेनेबिलिटी और डिबगिंग आसान होती है। ठीक है, मॉड्यूलरिटी से ये चीज़ आसान होती है, कोड मेंटेनेबिलिटी एंड डिबगिंग आसान होती है। प्रत्येक मॉड्यूल अपनी जिम्मेदारी निभाता है, जैसे इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे
प्रारंभिक भाषाएं आधार बनी। ये जो क्वेश्चन में दिया था कि प्रारंभिक भाषाएं आधुनिक प्रोग्राम की आधार बनी है, कैसे बनी है, इस चीज को भी देखते हैं। तो प्रारंभिक भाषाएं याद रखेंगे कि कौन कौन सी हैं। फोर्ट्रॉन आपकी एक फार्मूला ट्रांसलेशन आपकी एक प्रारंभिक भाषा है जो 1950 के अराउंड में बनी थी। और ये इसका योगदान क्या है, प्रारंभ फोर्ट्रॉन प्रारंभिक भाषा, इस प्रारंभिक भाषा का योगदान क्या है, ये गणनात्मक प्रोग्रामिंग और प्रक्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, ये योगदान देती है। कोबोल आप जानते हैं एक लैंग्वेज है, ये डेटा संचालित सोच को बढ़ाती है। ठीक है, ये योगदान देती है। एल्गोल की अगर हम बात करें तो ब्लॉक संरचना और स्कोप का परिचय कराती है एल्गोल। सिमुला इंपॉर्टेंट है, सिमुला SIMULA 1960 में ये डेवलप हुई। ये पहली भाषा है जिसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की अवधारणा आई। तो पहली कौन सी भाषा है जिसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की अवधारणा आई, सिमुला में आई। और यही OPP की जननी मानी जाती है। ठीक है, OPP की जननी कौन माना जाता है, ये आपकी सिमुला माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। स्मॉल टॉक की अगर हम बात करें, पूरी तरह OPP आधारित है, इसमें सभी कुछ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ में आ गए कि क्या है इसकी मर्म, और ये सारे पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। तो ऐसे आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। प्रश्न आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कह रहा है कि जो हमारे वर्तमान समय के जो कंप्यूटर हैं उसमें आपको फर्मवेयर के लिए कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब ये फ्लैश मेमोरी का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये आपका मेमोरी क्या है, ये जो टॉपिक आया है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेनली दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहली वो आपकी इंटरनल मेमोरी, इसे आंतरिक मेमोरी कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर CPU में पहले से ही अंदर मौजूद होती हैं, वो आपकी इंटरनल मेमोरी कहलाती हैं। दूसरी मेमोरी वो होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जो बाहर से हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक आपकी होती है इंटरनल मेमोरी, जिसे हम आंतरिक मेमोरी कहें, और दूसरी आपकी बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अब ये जो आंतरिक मेमोरी है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है, क्योंकि ये पहली मेमोरी होती है इसलिए ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं, और इनको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि यही आपकी मुख्य मेमोरी होती हैं। इनके बिना तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, जो पहले ही से इंस्टॉल की जाती है मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। भाई एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये तो सेकेंडरी हैं, और इनको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि किस प्रकार की मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, या एक्सटर्नल मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है। ये समझ में आए क्या होती है। अब ये जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी है, ये पुनः दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है टेम्परेरी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं अस्थायी, या फिर वाष्पशील मेमोरी कहते हैं, यानी कि वोलेटाइल। वोलेटाइल या वाष्पशील का मतलब होता है ऐसा डेटा जो वाष्प की तरह उड़ जाता है ना। तो ऐसे मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, टेम्परेरी मेमोरी या फिर हम वोलेटाइल मेमोरी कहें। दूसरी होती है स्थायी, स्थायी का मतलब परमानेंट, ऐसी मेमोरी जिसका डेटा उड़े ही ना, परमानेंट बना रहे, इनको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये बात समझ में, टेम्परेरी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी या वोलेटाइल या परमानेंट मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट हैं। अब ये जो टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर में कौन सी वो मेमोरी है जो टेम्परेरी है, जिसका डेटा उड़ जाता है सप्लाई बंद होने पर। तो याद रखेंगे कैश मेमोरी आपकी क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि कैश मेमोरी का डेटा सप्लाई बंद होने पर उड़ जाता है, इसमें डेटा परमानेंट नहीं रहता है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी आपकी होती है रैम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इंटरनल मेमोरी के अंदर दो प्रकार की होती हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी मेमोरी पुनः दो प्रकार की होती है, कैश मेमोरी आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी है या फिर वोलेटाइल मेमोरी है। रैम आपकी किस प्रकार की मेमोरी है, रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, यानी कि रैम का डेटा उड़ जाता है सप्लाई बंद होने पर। ठीक है, ये शॉर्ट में जान रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। फिर रैम भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी स्टैटिक रैम होती है, दूसरा आपका डायनेमिक रैम होती है। ये स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या है ये समझते हैं। सपोज दैट हमने कहा ये आपकी स्टैटिक रैम है, ये आपकी डायनेमिक रैम है।
इसमें ये कोई माना कि डेटा ये फीड है, इसमें भी डेटा फीड है, ठीक। स्टैटिक का मतलब होता है स्टैटिक है, स्थित है, यानी कि अगर इसके बीच का अगर हम ये डेटा हटा दें तो ये यहाँ पर जो गैप बनेगा वो गैप बना ही रहेगा। और अगर डायनेमिक का मतलब होता है गतिमान, ऐसा डेटा जो डायनेमिक रैम में गतिमान होता है, अगर हमने इसको हटा दिया तो इसके स्थान पर ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो डेटा हटता है उससे पीछे वाला डेटा इसकी जगह ले लेता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये इसमें मेन अंतर होता है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में। पूछा जा सकता है कि इनमें क्या अंतर होता है, याद रखेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं परमानेंट मेमोरी की या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम आपकी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम पुनः 3 भागों में डिवाइड की गई है। पीरोम, पीरोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये आपकी क्या है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी है। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, आपकी परमानेंट मेमोरी है। ईईपी रोम, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ईईपी रोम को हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी मेमोरी का जो प्रकार था जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, ये पुनः 2 प्रकार की होती है। एक आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस होती है जो क्रमागत प्रयोग की जाती हैं, और दूसरी होती है आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जो डायरेक्ट लगा दी जाती हैं, आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक टैप आपकी किस प्रकार की मेमोरी है, तो देखो मैग्नेटिक टैप आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है। ये बात समझ में है। और ये आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम सीक्वेंस से किया जाता है, ठीक है। इसका जो डेटा होता है वो सीक्वेंस से होता है। बीच में अगर ये गड़बड़ हो गई तो ये मेमोरी गड़बड़ हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेटिक टेप, कैसेट देखी होगी ना, कैसेट, कैसेट में रील होती है, उसमें क्रम से होता है। बीच में अगर आपने ब्रेक कर दिया डेटा तो पूरी खराब हो जाती ना, फिर उसको हम लोग क्या करते थे, जोड़ के गाना गायब हो जाता था। तो ये मैग्नेटिक टेप आपकी सीक्वेंशियल मेमोरी, याद रखेंगे। अभी जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये पुनः 3 प्रकार की होती हैं। इसमें से आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, याद रखेंगे। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी 3 प्रकार की होती है। मैग्नेटिक डिस्क आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक डिस्क को कंफ्यूज ना करना। ऑप्टिकल डिस्क आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अभी जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके अंतर्गत कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं वो देखते हैं। हार्ड डिस्क, जिसे हम एसडीडी भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क आपका मैग्नेटिक डिस्क है, याद रखेंगे, और आपका सेकेंडरी डिवाइसेस है। हार्ड डिस्क पुनः 3 प्रकार की होती हैं, याद रखेंगे। जिप डिस्क, जिप डिस्क आपकी एक हार्ड डिस्क है। डिस्क पैक आपका हार्ड डिस्क है, और विनचेस्टर पैक आपकी हार्ड डिस्क है, याद रखेंगे। फ्लॉपी डिस्क आपकी क्या है, फ्लॉपी डिस्क आपकी मैग्नेटिक डिस्क है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑप्टिकल डिस्क में अगर हम बात करें, सीडी आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी हमने देखते हैं, जानते होंगे आप भी। कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपकी क्या है, ये आपकी एक ऑप्टिकल डिस्क है। सीडीआर, सीडी रीड और राइट, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट आपका ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी रोम आपका ऑप्टिकल डिस्क है। बीडी आपकी यानी कि ब्लू रे डिस्क आपकी क्या है, ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आ जाती है आपकी फ्लैश मेमोरी, ठीक है। फ्लैश मेमोरी आ जाती है, जो आंसर था। फ्लैश मेमोरी में आपका आ जाता है, मेमोरी कार्ड आपका फ्लैश मेमोरी है, और पेन ड्राइव आपकी फ्लैश मेमोरी है, इसलिए इनका इस्तेमाल किया गया है। अब फ्लैश मेमोरी को ही हम क्यों, ये जो प्रश्न पूछा था, आधुनिक कंप्यूटर में फ्रेमवर्क के लिए फ्लैश मेमोरी का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, इतनी सारी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी को ही क्यों किया गया, ये आप समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये फर्मवेयर है क्या। ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में फर्मवेयर आया था, और ये फर्मवेयर है क्या, इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। अगर हम फर्मवेयर की बात करें, ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो क्या समझ में आया, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर डिवाइस के मूलभूत संरचना को नियंत्रित करता है। समझ में आया, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर डिवाइस की फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करता है, कौन, फर्मवेयर। ये भी याद रखेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यह फर्मवेयर आपका हार्डवेयर और ओएस
के बीच ब्रिज का काम करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर और ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक पुल, एक सेतु, एक ब्रिज का कार्य कौन करता है? फर्मवेयर करता है। अब ये क्वेश्चन ये आया कि फर्मवेयर कहाँ स्टोर किया जाता है? अब ये फर्मवेयर को स्टोर कहाँ किया जाता है? और फर्मवेयर के लिए फ्लैश मेमोरी ही क्यों अच्छी मानी गई? इसे फर्मवेयर को ऐसे डिवाइस में स्टोर किया जाता है, इसे ऐसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो इसको किस प्रकार की मेमोरी में किया जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब परमानेंट मेमोरी में किया जाता है जिसका डेटा ना जाए, जो बिजली ना रहने पर भी डेटा को बनाए रखे, ऐसी मेमोरी में किया जाता है। और आपका फ्लैश मेमोरी आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि परमानेंट मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी बेस्ट ऑप्शन ही क्यों? ये प्रश्न ऐसे ही पढ़ेंगे क्लिक करते हुए, क्योंकि फ्लैश मेमोरी आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और हम जानते हैं कि फर्मवेयर के लिए तो नॉन वोलेटाइल चाहिए। ये रीराइटेबल भी है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ये ड्यूरेबल है और रिलायबल है, इसकी विश्वसनीयता भी है, ये टिकाऊ है फ्लैश मेमोरी, और ये इसकी स्पीड भी फास्ट है, ये फास्ट एक्सेस होती है। इसलिए फ्लैश मेमोरी को बेस्ट माना गया है फर्मवेयर के लिए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके माइंड में सेट हुई होगी, और क्या चीज़ क्या है, क्यों, ऐसे ही पढ़ेंगे कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि डीडीओएस हमले, ये डीडीओएस आपका साइबर अटैक है। ठीक है, डीडीओएस आपका साइबर अटैक है। डीडीओएस हमले डब्ल्यू पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। जो डब्ल्यू पर डीडीएमए से एक साइबर खतरा है, एक थ्रेट्स है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है? इन हमलों के पीछे मेन जड़ क्या है, मेन तंत्र क्या है, ये समझते हैं। कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ ये जो डीडी हमले हैं, इसको कैसे भेजा जाता है किसी साइट पर, ये हम देखें। तो कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को अपलोड करना, ये आपका डीडीएस हमला होता है। यहाँ बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डीडीओएस की फुल फॉर्म क्या है। डीडीओएस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। क्लियर है? डीडीओएस क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इस डीडीओएस का लक्ष्य क्या होता है? इस अटैक का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये बात समझें। अब बात समझ में आने शुरू होगी। किसी वेबसाइट कोमा ऑनलाइन सेवा या नेटवर्क का अस्थायी या स्थायी रूप से ठप करना। तो डीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी वेबसाइट को या कोई ऑनलाइन सर्विस है या कोई नेटवर्क को, उसको ठप कर देना, उसको बंद करना, इसका लक्ष्य होता है। अब बात समझ में आई कि डीडीओएस का क्या लक्ष्य है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ अलग होती है, जिसे सिंपल भाषा में समझेंगे। अब ये हम देखते हैं कि आखिर ये डीडीओएस अटैक कैसे काम करता है। क्लियर है? माइंड में तो ये क्वेश्चन आया होगा। तो फिर हमने देखा कि इसका कैसे काम करता है, ये देखते हैं। तो डीडीओएस अटैक कैसे काम करता है, इसको समझें। तो सबसे पहले क्या करता है, डीडीओएस बॉटनेट का निर्माण करता है। ये डीडीओएस अटैक पहले बॉटनेट का निर्माण करता है। कैसे? हमलावर पहले कई कंप्यूटरों या उपकरणों को वायरस या मेलवेयर के माध्यम से संक्रमित करता है। पहले क्या करता है हमलावर? उन कंप्यूटरों या उपकरणों को किसी वायरस या मेलवेयर के माध्यम से उसको संक्रमित करता है। ये जो संक्रमित डिवाइसेस हो गई, तो बिना मालिक के जानकारी के हमलावर के नियंत्रण में आ जाते हैं, जिन्हें हम बॉट्स कहते हैं। बॉटनेट क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछा था, समझ में आएगा कि हमलावर पहले क्या करता है, कंप्यूटरों में या किन्हीं उपकरणों में वायरस भेजता है। जब कंप्यूटर में वायरस हो गया, तो वो वायरस जिस कंप्यूटर में गया है, वो कंप्यूटर उस हैकर या जो हमलावर है, उसके कंट्रोल में आ जाएगा। उसने उसने अपना वायरस भेज दिया है। तो इस प्रकार के जो उसने कंप्यूटर्स या जिन डिवाइस को उसने हैक कर लिया है, अपने नियंत्रण में ले लिया है, उनको हम बॉट्स कहते हैं। ये बात समझ में है? फिर दूसरा में क्या करता है, ये अटैक में समन्वित हमला करता है। समन्वित मतलब एक साथ अटैक करता है। कैसे? हमलावर इन सभी बॉट्स, जितने भी उसने कंप्यूटर्स को हैक किया है, बॉट्स का उपयोग करके एक समय पर लक्ष्य वेबसाइट या सर्वर को भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजता है। जिसको टारगेट उसने करना है, लक्ष्य को या वेबसाइट या सर्वर को, उसमें एक साथ कई चीजें ट्रैफिक भेजता है ना? जिससे क्या होता है कि सर्वर क्या होता है, अपलोड हो जाता है। अचानक आए इस बाहरी ट्रैफिक को हैंडल करने पर सर्वर असमर्थ हो जाता है। अब वो सर्वर या वेबसाइट इतनी सारी भीड़ गई,
तो उनको वो हैंडल नहीं कर पाएगा। जब वो हैंडल नहीं कर पाएगा तो या तो सर्वर धीमा हो जाता है या फिर वो पूरी तरह से क्रैश हो जाता है या वैध उपयोगकर्ता को सेवा नहीं देता। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्राथमिक कार्य क्या है? ये जो इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है, हर किसी इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस के लिए उनके डिवाइस ड्राइवर होते हैं और ये डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो कह रहा है कि इन डिवाइस ड्राइवरों का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राथमिक कार्य क्या है? तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ रूप में कार्य करना। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज या एक सेतु की तरह काम करता है, ये मीडिएटर के तौर पर काम करता है। तो ये डिवाइस ड्राइवर करते क्या हैं? डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के बीच में एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटे गए हैं, जिनमें से आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखेंगे और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहीं कहीं तीन भाग में भी बांटे, जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर पुनः चार भागों में बांटे गए हैं। हमारे कंप्यूटर में सिस्टम के सॉफ्टवेयर दो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना लैपटॉप या कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, इस बात को भी याद रखेंगे। जिनमें से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम ओएस कहते हैं। इसे शॉर्ट में ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। तीसरा होता है डिवाइस ड्राइवर होते हैं और चौथा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर सिर्फ उदाहरण याद करेंगे, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक, विंडो आपका क्या है? विंडो आपकी जो होती है वो आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर? यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। लिनक्स या लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड ओएस, हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनमें जो ओएस होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है भाई, मैक ओएस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोसेसर, दरअसल क्या है कि कंप्यूटर आपका सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो और लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज भी होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसमें आपका आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर आपका क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक आपका सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है और असेंबलर आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। याद रखेंगे ये सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर की अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर और स्कैनर ड्राइवर, ये आप ह देखो किसी भी कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बेचारा कहाँ तक काम करेगा? तो इसकी मदद करता है आपका डिवाइस ड्राइवर। जितने भी आपकी डिवाइसेज़ जुड़ी होती हैं, उनके लिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसीलिए ये आपके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में काम करता है कौन? आपका डिवाइस ड्राइवर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका एंटीवायरस आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। बैकअप प्रोग्राम जितने भी होते हैं वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं और आपका फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। भाई अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जितने भी कंप्यूटर में हम लोग एप्लीकेशन या मोबाइल में एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल, पेंट या और भी सारे एप्लीकेशन आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये था, कुछ प्लेटफॉर्म दिए थे और उस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक कार्य क्या है ये जानते हैं। अगर हम बात करें लिंक्डइन, लिंक्डइन आप जानते हैं एक हम लोग कोई जॉब वगैरह ढूंढते हैं तो लिंक्डइन में ढूंढते हैं ना। तो ये एक आपका व्यावसायिक नेटवर्किंग है और ये करियर विकास से संबंधित है। और अगर हम लिंक्डइन की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? तो लिंक्डइन की स्थापना 5 मई 2003 को ये बना, याद रखेंगे। इसके संस्थापक रीड हॉफमैन है और इसके साथी थे, तो मेनली कौन है? रीड हॉफमैन। ठीक है। अगर हम लिंक्डइन के वर्तमान में सीईओ की बात करें तो रयान रोसलो की, ठीक है, रयान रोसलो की वर्तमान में सीईओ हैं। अगर लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी है और लिंक्डइन एक अमेरिका की कंपनी है। क्लियर है? याद रखेंगे।
भाई अगर हम ट्विटर की बात करें, ट्विटर का काम क्या है? ट्विटर सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग से संबंधित है। ट्विटर का अब नाम आप जानते हैं एक्स हो गया है। इसकी स्थापना 2006 में हुई। संस्थापक चार्ल्स हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम इसके संस्थापक हैं। सीईओ की बात करें तो लिंडा याकारिनो वर्तमान में ट्विटर यानी कि एक्स के सीईओ हैं। ई संजीवनी क्या है? ये संजीवनी आपका दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन पहल है, इसको याद रखेंगे। माई गोव का मतलब क्या है? माई गव यानी कि माई गवर्नमेंट, शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच एक है, ये आपका ई गोव। क्लियर है? बाकी प्रश्न नंबर अगर 7 देखें तो मेलमस, पाइवट टेबल, ट्रैक चेंजिंग और बी लकूप, ये मोस्टली हम लोग कर चुके हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर के 3 सेट किए हैं। उन 3 सेटों के कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, यानी कि आयोग जो प्रश्न पूछ रहा है वो रिपीटेड प्रश्न पूछ रहा है, जितना भी पढ़ रहे हो वहां से आ रहे हैं। मेल मर्ज के बारे में पिछली क्लास में भी बताया था, ठीक है, डिटेल में वहां पर जाने थे। तो मेल मर्ज का काम क्या है? डेटाबेस से डेटा को दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज करना आपका मेल मर्ज कहलाता है। पाइवट टेबल के बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा में बात की थी। पाइवट टेबल आपका एमएस एक्सेल से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। ये करता क्या है कि ये डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उपकरण है, ये याद रखेंगे। क्लियर है? और ये एमएस एक्सेल के इंसर्ट फंक्शन में होता है, ठीक, इस बात को याद रखेंगे। ट्रैक चेंजिंग, ट्रैक नाम से ही आ रहा है और यहाँ पर ट्रैक भी मिला, तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रैक चेंजिंग का मतलब क्या होता है? दस्तावेज संशोधनों को ट्रैक करने की सुविधा आपका ट्रैक चेंजेस करता है। VLOOKUP के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। VLOOKUP आपका एमएस एक्सेल का एक फंक्शन है, एक फार्मूला है। VLOOKUP का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, लुकअप का मतलब होता है खोजना या खोज करना। तो किसी टेबल में या कोई डेटा है उसमें ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खोज का कार्य करता है कौन? VLOOKUP। इसके अलावा VLOOKUP के अलावा HLOOKUP भी पूछा जाता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एक आपका होता है XLOOKUP, ये इंपॉर्टेंट लुकअप है। एच का मतलब है हॉरिजेंटल लुकअप, ये आपका क्षैतिज खोज करता है। और एक्स लुकअप आपका क्षैतिज और वर्टिकल दोनों ही प्रकार का लुकअप करता है, याद रखेंगे। ये कुछ डिजिटल फाइनेंशियल टर्म दिए हैं और उनका क्या काम है। अगर हम डिजिटल वॉलेट की बात करें, डिजिटल वॉलेट है ना, हमारे जो वॉलेट होते हैं, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, ये जो डिजिटल वॉलेट है, इसका काम क्या है? ये डिजिटल मुद्रा भंडारण है। हम डिजिटल रूप से अपना मनी को स्टोर रखते हैं और ये लेन-देन की सुविधा के लिए एक सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, ब्लॉकचेन आपका सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर? इसका मतलब ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है। पेमेंट गेटवे की अगर हम बात करें तो पेमेंट गेटवे आप जानते हैं कि जब हम ऑनलाइन फीस जमा करते हैं या कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये आपका पेमेंट गेटवे होता है। ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस है आपका पेमेंट गेटवे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई शर्त। कॉन्ट्रैक्ट हम कब करते हैं? जब हम कोई कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ऐसे भी कर सकते थे। शर्तें पूरी होने पर अनुबंध निष्पादन को स्वचालित करता है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये टर्म है, पूछे जा सकते हैं, अगेन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन क्या दिया है? कह रहा है कि एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। कह रहा है कि क्या ये अभिकथन सही है? अभी हमें VPN के बारे में पता होना चाहिए, तब ये हम चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न को करने से पहले चलो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो ये बात गलत है, ठीक है। क्या है कि एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह अज्ञात कर देता है, ये बात गलत है। ये बात क्यों गलत है ये अभी आगे जानेंगे। कारण क्या है? कह रहा है कि VPN उपयोगकर्ता और VPN सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं। डेटा एन्क्रिप्ट का मतलब सुरक्षित करते हैं। हालांकि VPN प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिकथन गलत है यानी कि कारण सही है। ये बात ठीक है। अब ये अभिकथन क्यों गलत है, VPN क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अगर हम VPN की बात करें तो VPN की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो VPN का मतलब क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN है क्या? ये सार्वजनिक नेटवर्क, जितने भी आपके पब्लिक नेटवर्क होते हैं, जैसे इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कह रहा है? VPN आपका सार्वजनिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर
सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए वीपीएन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। वीपीएन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हम सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन प्राप्त करना हो, स्थापित करना हो, तो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब ये जो अभिकथन था, जो प्रश्न में अभिकथन था, वो गलत क्यों है? अब पता चलेगा कि वो गलत क्यों है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें वीपीएन के बारे में जाने, वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है। वीपीएन क्या करता है? जो हमारे इंटरनेट के ट्रैफिक होते हैं, उसको हमारे सुरक्षित करता है और इसे आपके डिवाइस से वीपीएन सर्वर तक सुरक्षित सुरंग के माध्यम से भेजता है, इस बात को याद रखेंगे। हालाँकि यह सिर्फ़ बाहरी पर्यवेक्षकों का मतलब जैसे कि आईएसपी, पब्लिक वाईफ़ाई नेटवर्क और सरकारी निगरानी से डेटा को छुपाता है। ये सिर्फ़ डेटा को छुपाता है। क्या करता है? ये बाहरी पर्यवेक्षकों से वीपीएन डेटा को छुपाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका डेटा पूरी तरह से हर किसी से अज्ञात हो गया हो या कर देता है। अब बात समझ में आई? ये डेटा को सिर्फ छुपाता है, ना कि अज्ञात करता है, वो भी हर किसी से। इस बात को याद रखेंगे, इसलिए कथन गलत है। वीपीएन प्रदाता, ये रीज़न है, वीपीएन प्रदाता खुद आपकी ब्राउज़िंग गतिविधि को देख सकता है। जो वीपीएन प्रोवाइडर है, जो वीपीएन सुविधा हमको देता है, वो अगर चाहे तो हम हमारी गतिविधि को देख सकता है और उसको लॉग भी कर सकता है, यदि वह चाहे। ठीक है? तो ये बात अपने आप में ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो अब समझ में आया कि कथन क्यों गलत है। वो उसको छुपाता है, ना कि अज्ञात कर देता है, इस बात को याद रखेंगे। और वीपीएन प्रदाता गतिविधि को भी देख सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ होगा? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। अगला प्रश्न फिर अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कह रहा है कि डिजिटल वॉलेट, अब ये डिजिटल वॉलेट से संबंधित है। डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन सक्षम करता है। बिल्कुल सही है, डिजिटल वॉलेट में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन लेन-देन कर सकते हैं, ये बात अपने आप में ठीक है। कारण क्या कह रहा है? डिजिटल वॉलेट लेन-देनों को सुरक्षित करने के लिए, ये डिजिटल वॉलेट लेन-देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना, पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। ये बात क्या है? गलत है। अभिकथन तो सही है और ये हम लोग जानते हैं, लेकिन कारण गलत है। वो ये कह रहा है कि ये जो डिजिटल वॉलेट है, वो पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर निर्भर करता है, ये बात ये कह रहा है। लेकिन ये एन्क्रिप्शन पर निर्भर नहीं करता है। क्या है इसका रीज़न? अब देखते हैं कि क्या अभिकथन सही है, क्यों सही है? और कारण गलत है, क्यों गलत है? इस बात को अगर हम जानेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है? अगर हम डिजिटल वॉलेट की बात करें, डिजिटल वॉलेट में क्या क्या जाता है? जैसे आपका गूगल पे, फ़ोन पे और भी कई प्लेटफ़ॉर्म। उपयोगकर्ता को, यानी कि हम लोग यूज़र को ऑनलाइन भुगतान और धन स्थानांतरण की सुविधा देता है। ये बिल्कुल बात सही है और ये हम जानते हैं। बे का मतलब ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे गूगल पे या फ़ोन पे, वे सुरक्षा के लिए कई तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये सुरक्षा के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट है, एन्क्रिप्शन पर ये निर्भर करते हैं। दूसरा आपका 2 चरणीय प्रमाणिकता, ठीक है? टू फेसिंग अथॉरिटी के बायोमेट्रिक लॉगिन पर और टोकनाइज़ेशन पर। इन 4 बिंदु पर मेनली निर्भर करता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था? पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर, यानी कि पूरी तरह से ये एन्क्रिप्शन पर नहीं निर्भर करता। एन्क्रिप्शन पर निर्भर करता है, 2 चरणीय प्रमाणिकता पर निर्भर करता है, बायोमेट्रिक लॉगिन पर निर्भर करता है और टोकनाइज़ेशन। इन 4 बिंदु पर निर्भर करता है, तब जाके वो सुरक्षित रखता है। ठीक है? ना कि ओनली एन्क्रिप्शन पर। समझ में आया कि क्यों गलत है? ये भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुरक्षा के लिए इन सभी पर निर्भर करता है। ठीक है? इन सब पर निर्भर करता है, इसलिए कारण गलत है। उन्होंने पूरी तरह से बता दिया, यानी कि केवल एन्क्रिप्शन पर करता है। ये बात समझ में आए? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? देखो, अपाचे हडूप इससे पहले भी सेट में किया गया, तो यानी कि ये 3 सेट ही मात्र किए हैं और ये बार-बार क्वेश्चन वही आ रहे हैं, यानी कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ें। अगर आप 10 सेट आयोग द्वारा कराए हुए कर लेंगे, तो 15 में से आप 10 प्रश्न आराम से कर सकते इन आए हुए पेपरों से, क्योंकि बार-बार क्वेश्चन घूम रहा है। अपाचे हडूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, अपाचे हडूप है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्लियर है?
अपाचे हडूप की बात करें, यह एक फ्रेमवर्क है। अपाचे हडूप क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो आपको सस्ती हार्डवेयर मशीन पर, किस पर? सस्ती हार्डवेयर मशीन पर बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित और संसाधित करने की अनुमति देता है। तो समझ में आया कि अपाचे हडूप क्या है? अपाचे हडूप इस प्रकार का फ्रेमवर्क है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेटा को स्टोर करने और उसको मॉडिफाई करने की अनुमति देता है, बहुत बड़े डेटा को। समझ में आया अपाचे हडूप क्या है? अपाचे हडूप डेटा संग्रहित करने का एक फ्रेमवर्क है, इस तरह से याद रखेंगे। इसे डब कटिंग और माइक कैफरेला ने विकसित किया था। किन्होंने विकसित किया था? डब कटिंग और माइक कैफरेला द्वारा डेवलप किया गया था। इस अपाचे हडूप के मेन घटक क्या है? मुख्य घटक की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, और ये कैसे फंक्शन करता है ये देखें। मेन घटक में याद रखेंगे एचडीएफसी इसका एक मेन घटक है, और एचडीएफएस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एचडीएफएस का मतलब है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। क्लियर है? याद रखेंगे। ये कार्य क्या करता है? अपाचे हडूप का ये जो घटक है एचडीएफसी, इसका काम क्या है? इसमें देखते हैं। डेटा को वितरित रूप से स्टोर करता है। ये डेटा को वितरित रूप से स्टोर करता है कौन? एचडीएफएस। ये बड़ी फाइलों को छोटे छोटे ब्लॉकों में विभाजित करके विभिन्न मशीनों पर स्टोर करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बड़े बड़े फाइलों को छोटे छोटे ब्लॉकों में डिवाइड करता है और ये अलग अलग मशीनों में स्टोर कर देता है कौन? एचडीएफएस। दूसरा घटक अगर हम देखें हडूप, अपाचे हडूप का, ये आपका मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या काम करता है? एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। मैप मैप रिड्यूस एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जो डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेस कौन करता है? आपका मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस में क्या करता है कि पहले मैप स्टेप में डेटा को फिल्टर करता है। ठीक है, पहले मैप स्टेप में क्या करता है? डेटा को फिल्टर करता है। फिर रिड्यूस स्टेप में परिमाण एकत्रित करता है। याद रखेंगे। अगला घटक है यार्न। यार्न का मतलब है येट अनदर सोर्स नेगोशिएटर। ठीक है, याद रखेंगे। ये संसाधन प्रबंधन और कार्य शेड्यूलिंग का कार्य करता है। यार्न क्या करता है? ये संसाधन प्रबंधन करता है और कार्य शेड्यूलिंग का कार्य करता है कौन? यार्न। हडूप कॉमन क्या है? सभी घटकों द्वारा, जितने भी ये ऊपर घटक हैं, इनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य लाइब्रेरी और यूटिलिटी आपका क्या होता है? हडूप कॉमन है। क्लियर हुआ? बात समझ में है कि घटक क्या है। अब देखते हैं कि हडूप का उपयोग कहाँ होता है। ये जो अपाचे हडूप है इसका हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हडूप का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बैंकिंग में इस्तेमाल होता है और जितने भी वित्तीय सेवाएं होती है उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है? इनका इस्तेमाल धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए अपाचे हडूप का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? यूजर डेटा एनालिटिक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ई कॉमर्स में हडूप का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? ग्राहक व्यवहार विश्लेषण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र या स्वास्थ्य सेवाओं में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए हडूप का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ हडूप से संबंधित समस्या आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो इन्फोर्समेंट लर्निंग हो गया या सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग, पिछले 3 सेट के हैं और लगभग तीनों ही सेटों में यहाँ से प्रश्न आया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अभिकथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये सुदृढ़ लर्निंग है। सुदृढ़ लर्निंग को हम समझें। इन्फोर्समेंट लर्निंग हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमने साइकोलॉजी पढ़ा होगा बीएड में तो वहाँ पर पावलोव का जो कबूतर का सिद्धांत, कबूतर में जो प्रैक्टिकल किए थे ना, गलती करके सीखना, गलती करके सीखना आपका क्या होता है? इन्फोर्समेंट लर्निंग होता है। ठीक है, तो में एजेंट क्या करता है? एजेंट का मतलब हम लोग यूजर, वो परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखता है। बिल्कुल बात सही है। एनफोर्समेंट लर्निंग इस प्रकार की लर्निंग होती है, पहले आप टेस्ट करते हैं, परीक्षण खुद करते हैं और गलती करते हैं और सीखते जाते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था कि आप कहीं नई जगह जा रहे हैं और आपसे स्विच से कह दें कि आपको फैन ऑन करना है और रेगुलेटर ना लगाओ और उसमें बहुत सारी स्विच लगे हों, तो आप पहले एक स्विच ऑन करेंगे, गलती की, पहली बार में नहीं हुआ। दूसरा बार स्विच ऑन करेंगे, उससे भी नहीं। तीसरी बार स्विच ऑन किया, उससे भी ऑन नहीं हुआ पंखा। तो आप कहीं साथ एरर कर
टेस्ट कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं और सीख रहे हैं। फिर एक फाइनली आप एक स्विच ऐसा दबाएँगे जो आप सही होगा। वहाँ से सीख गए, अब आपसे दोबारा फैन ऑन कराने को जाएँगे क जाओ करने के लिए कहा जाएगा तो आप डायरेक्ट उस स्विच को दबाओगे। तो ऐसे आपको सीखना एनफोर्समेंट लर्निंग होता है, ये बात अपने आप में ठीक है। क्लियर है? कथन क्या कह रहा है कि एनफोर्समेंट लर्निंग सीखने के एल्गोरिदम पूरी तरह से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेवल पर निर्भर करता है, नहीं सुपरवाइज पर लर्निंग नहीं करता। सुपरवाइज का मतलब होता है पहले से ही चीजें तैयार करके रखना, सही सही चीजें बताना कि ऐसे ऐसे सीख टेस्ट करने, इस पर निर्भर नहीं करता। तो कारण गलत है, अभिकथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकथन सही है, कारण गलत है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम को देखने को मिलेगा। पूछा जाता है कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग लेवल तैयार किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों से सीखना आपका क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग होता है। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब पहले ही ऐसा माहौल तैयार करके रखना जिसमें सिर्फ आपको सीखना ही सीखना है, बिल्कुल सही सही। इसके अंतर्गत कौन कौन से एल्गोरिदम आ जाते हैं, कौन कौन से उदाहरण इसके याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। केएनएन आपका क्या है? एक आपका ऐसा एल्गोरिदम है जो सुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, याद रखेंगे केएनएन आपका सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है। नैप वाइज आपका सुपरवाइज लर्निंग है और डिसीजन ट्रीज ये सभी आपके क्या है? सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, याद रखेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग नाम में आ रहा है अन माने नहीं, ऐसा लेबल किए बिना अधिगम, बगैर किसी तैयारी के आप सीख रहे हैं, वो आपका अनसुपरवाइज लर्निंग है। पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम किस प्रकार का लर्निंग है? तो के मीन क्लस्टरिंग आपका अनसुपरवाइज लर्निंग है। एप्रियोरी आपका अनसुपरवाइज लर्निंग है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो ये आपका सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों का मिक्स रूप होता है। तो ये लेबल किए गए और लेबल ना किए गए डेटा से सीखना अधिगम आपका सेमी सुपरवाइज लर्निंग होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन है? अब देखो, जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल भी पीछे प्रश्न कराया जा चुका है, तो यानी कि क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ लो आप, प्रैक्टिस सेट जितने भी कराए रहे हैं। ठीक है, तो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मूल सिद्धांत क्या है? नाम में ही आ रहा है जीरो ट्रस्ट, किसी पर आप पर ट्रस्ट नहीं है, तो आप पे उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और यदि आपने उसको कोई काम सौंप दिया है तो आप क्या करेंगे? उस पर ट्रस्ट नहीं, आप उसको बार बार उसकी निगरानी करेंगे ना, उसको देखेंगे, है ना। जिस पे ट्रस्ट नहीं, तो यही तो इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही समझेंगे। तो क्या है? उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार उसको वेरीफाई करना, वो क्या काम कर रहा है उसकी बार बार उसको वेरीफाई करना आपका जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का एक सिद्धांत है। ये इसका राइट आंसर है और पिछली क्लास में भी बताया है। अब इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं ताकि आप प्रश्न और आसानी से कर सकें, समझ सकें। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मूल सिद्धांत है क्या? पहले तो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मुख्य विचार क्या है पता है? ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, ये अपने जीवन में भी हमको उतारना चाहिए। पूरी तरह किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और उसको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। तो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मुख्य विचार क्या है? नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। क्लियर है, याद रखेंगे। जीरो ट्रस्ट मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित नहीं है। ठीक है, कोई भी नेटवर्क सुरक्षित नहीं है, ये जीरो ट्रस्ट मॉडल मानता है, वो किसी भी प्रकार का नेटवर्क को। इसलिए हर एक्सेस अनुरोध को, जितने भी एक्सेस हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उस अनुरोध को पूरी तरह जांचा परखा जाना चाहिए, चाहे वह कहीं से भी आ रहा हो। ठीक है, पूरी तरह किसी से विश्वास नहीं करना चाहिए, ये याद रखेंगे। मूल सिद्धांतों में याद रखेंगे, कोई इम्प्लिसिट ट्रस्ट नहीं, ये इसका मूल सिद्धांत है। सतत प्रामाणिकता होनी चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअस वेरिफिकेशन करते रहना चाहिए। कम से कम विशेषाधिकार देना चाहिए, लिस्ट प्रिविलेज एक्सेस होनी चाहिए और लोकेशन एग्नोस्टिक होनी चाहिए, यानी कि स्थान अप्रासंगिक होना चाहिए। ये मूल सिद्धांत याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ अब आप जीरो ट्रस्ट से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? क्लियर है,
पूछा जा रहा है कि साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके साइबर खतरों को संदेश दे सकते हैं। यहाँ पर बात ज़्यादा क्लियर नहीं हुई होगी। आप समझते हैं कि क्या साइबर सिक्योरिटी में मशीन लर्निंग का योगदान कैसे होता है, ये आप समझेंगे, अब क्वेश्चन समझ में आएगा। पहला, असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करना। ठीक, ये जो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी है उसमें मशीन लर्निंग कैसे योगदान देगी। पहला बिंदु याद रखेंगे, असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान, एनोमली डिटेक्शन। दरअसल क्या है कि मशीन लर्निंग, एमएल का मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सामान्य व्यवहार। ये जो मशीन लर्निंग होती है वो सामान्य व्यवहार जैसे नेटवर्क ट्रैफिक, यूजर लॉगिन टाइम और फाइल एक्सेस को सीख लेता है। मतलब वो ट्रैफिक सीख लेता है कि मशीन लर्निंग को हम लोग सिखा देते हैं कि क्या नेटवर्क ट्रैफिक है, उसका यूजर कब लॉगिन करता है सिस्टम को, ठीक, उसका टाइम कितने समय तक यूज कर रहा है, और फाइल एक्सेस पैटर्न को सीख लेता है कौन? मशीन लर्निंग। अब जब सीख लिया उसने जो चीज, तो क्या होगा कि जब कोई गतिविधि सामान्य व्यवहार से हटकर जो उन्होंने सीखा, जो व्यवहार मशीन लर्निंग को सीखा या सिखाया गया, अगर उससे हटकर कोई काम होता है तो उसे संभावित रूप से वो खतरे के रूप में चिन्हित कर लेता है। यानी कि अरे भैया, उसे जो कुछ सिखाया गया वो तो कुछ हो नहीं रहा है, उससे कुछ अलग हो रहा है, तो वो उसको एज अ खतरा बता देता है कौन? मशीन लर्निंग। समझ में आया? जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, एक यूजर रात 3 बजे लॉगिन करता है या अचानक बहुत बड़ा डेटा डाउनलोड करता है, तो मशीन लर्निंग द्वारा उसे पकड़ा जा सकता है कि भैया लॉगिन तो 3 बजे कोई करता ही नहीं है, उसको सिखाया गया, ये तो अचानक 3 बजे लॉगिन करा है, तो वो सतर्क हो जाता है और उसको खतरा बताता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट बिंदु याद रखेंगे, दूसरा क्या योगदान है? फिशिंग ईमेल और मेलवेयर का पता लगा लेता है कौन? मशीन लर्निंग। व्यवहार का विश्लेषण कर लेता है मशीन लर्निंग। फॉल्स पॉजिटिव में कमी बता देता है और आपका रियल टाइम खतरा पहचान और प्रतिक्रिया बता देता है आपका मशीन लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विकास यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कंपाइलर क्या करता है? आप जानते हैं कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। क्यों जरूरत पड़ती है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। याद रखेंगे, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? मशीन लैंग्वेज को। तो इन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानें, तो इससे पहले भी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। जो प्रश्न पूछा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप जानते हैं पुनः ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है, इनके काम क्या होते हैं? असेंबलर आपका असेंबली भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। कौन करता है? असेंबलर। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? असेंबलर करता है। याद रखेंगे। कंपाइलर की अगर हम बात करें, कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ये याद रखेंगे। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है। याद रखेंगे, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है। याद रखेंगे। इंटरप्रेटर की एक बार बात करें, ये भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर ये होता है, इंटरप्रेटर आपका एक एक लाइन करके मशीन भाषा में बदलता है, जबकि ये सभी डेटा को एक साथ बदलता है। ये मेन अंतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन समझ में आया है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।